Hello everyone. Today we have with us Dr. Surya Prakash Chaudhary. He is a leading neurologist working with some group of hospitals and Sparsh Bhubaneswar. Welcome, sir. Thank you. Today we will be discussing a very sensitive topic with our sir, and that is hypoxia. So I would ask certain questions which will help us understand this disorder in a broader scale. So, sir, kindly help us understand what is brain hypoxia. Hypoxia means lack of oxygen. If due to any reason there is a lack of oxygen to the brain, that is called as brain hypoxia. If there is lack of oxygen, it is called as hypoxia. If there is total absence of oxygen, that is called as anoxia. So hypoxia हो किंबा anoxia हो आम ब्रेनटा हूँ गोटे बहुत सेंसिटिव जगह गोटे बहुत सेंसिटिव एरिया बॉडी रे कहबा गले जो जदि कौन सी रिजिन रु हाइपोक्सिया हुए तो ब्रेन सेल्स किंबा जोटा आम न्यूरॉन्स कही था सेटा अत्यधिक मात्रा नष्ट हो जाए डैमेज हो जाए एवं बहुत समय जदि प्रॉपर ट्रीटमेंट न पाई पारंती किंबा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन न पाई पारंती हुए तो गोटे रोगी जीवन सारा पर्यंत गोटे अपारग किंबा गोटे विकलांग होई भी रही पारे। सर मेजर रीजंस कौन थाए बेसिकली हाइपोक्सिया रो? हाइपोक्सिया जमती मु कहली जदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कमिला किंबा जदि ऑक्सीजन लैक हैला ताहले ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। ऑक्सीजन टा केमती लैक होबो ना जदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कमिगला इफ देयर इज एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन ताहले ऑक्सीजन जाई परिबोनी एवं ऑक्सीजन लैक ले ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। जदि ऑक्सीजन न जाई पाला ब्रेन जो मेटाबॉलिज्म थाए कि ब्रेन जो सेल्स जो फंक्शंस थाए कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म थाए कि जो ब्रेन टा एनर्जी पाए ब्रेन सेल तो से सब जिनस हो पारिबोनी जहा फल रे ऑक्सीजन कमिले ब्रेन मेटाबॉलिज्म कमिकी हाइपोक्सिक इंजुरी होता है। तेणु जो कंडीशन रे ब्लड सप्लाई कमे सेठी ब्रेन रे हाइपोक्सिया होता है तथा मेजर कज होची एनी कार्डियक प्रोब्लेम यदि एनी कार्डियक अरेस्ट साधारणतः जनरली इन द हॉस्पिटल सेटिंग आईसीयू सेटिंग कार्डियक अरेस्ट द मेजर कज ऑफ ब्रेन हाइपोक्सिया हठात लोकर कार्डियक अरेस्ट होगला कि जदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई न जाई पाला कि समय ऑक्सीजन न जाई पाला तो ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट एनी आरिदमिया एनी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन लो ब्लड प्रेशर any type of respiratory problem, severe COPD, asthma attack, any type of drug overdoses, any type of poisoning, drowning, choking patient. So these are the major causes of brain hypoxia जो कि ब्रेन भितर को ब्लड सप्लाई जाई पारेनी एवं ऑक्सीजन डिप्राइवेशन रे ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। सर बेसिकली केते सेकंड किंबा केते मिनिट रो ऑक्सीजन सप्लाई जदि हम ब्रेन को कट ऑफ होची देन आमे एज्यूम करि परबा जे परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो जीवो। मैक्सिमम 3 to 4 minutes anyhow there is lack of oxygen in the brain 3 to 4 minute lack of oxygen in the brain then brain will get hypoxia brain hypoxia will occur and brain cell will start to degenerate or brain cell start to die। सो जब 3-4 मिनट ऑक्सीजन जब ब्रेन को बंद होला तो ब्रेन हाइपोक्सिया डेवलप होता है पेशेंट सिम्पटम्स आसिया भी आरंभ हो जाता है। तेणु से आम कही था जदि कौन सी कारण एनी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कि कार्डियक फेल्योर कि एनी कार्डियक प्रोब्लेम हाइपोक्सिया जमी मुझे कहली मेजर कजेस ऑफ ब्रेन हाइपोक्सिया कार्डियक प्रोब्लेम्स तो 3 ରୁ 4 मिनट भितर आमको रिस्टोर करा पड़े आम रिस्टोर न कर पारे रिवाइव न कर पारे देन पेशेंट ब्रेन हाइपोक्सिया हो जाए जोटा आम साधारण भाषा हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी कही था कि बहुत जगह हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी कह जाए HIE हाइपिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी जो सेम थिंग माने हाइपोक्सिया अलोंग विथ इस्चेमिया माने लैक ऑफ ब्लड सप्लाई लैक ऑफ ऑक्सीजन देन ब्रेन विल गेट सिवियरली डैमेज दैट इज कॉल्ड एनकेफेलोपैथी। So that is hypoxic brain injury or HIE or hypoxic ischemic encephalopathy. Okay. Sir, is there any specific age group जे कि एथरे affected है पारंती किंबा कौन से प्रकार क्लिनिकल डिसऑर्डर हेले ही आमे ए कंडीशन को कौन से पेशेंट पहुंचे बोली एटा में एज्यूम करि परिबा? Simply there is no limit of the age group hypoxic injury किंबा hypoxic ischemic encephalopathy केते बेले भी पारे छोट पिला जब जन्म हो भी हो पारे जदि कौन पिलार डेलीवरी होची डेलीवरी समय कौन ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होची कि कौन डेलीवरी प्रोब्लेम होची पिलार ब्रेन को ब्लड जाई पारुनी नुआ नवजात शिशु कि गोटे नुआ पिला ब्रेन जाई पानी तो से
तार भी हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो पारे कि हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपाथी हो पारे एवं यंग मानकर हो एडल्ट मानकर ओल्ड एज एवरी एज ग्रुप इज वल्नरेबल स्पेसिफिकाली जो मानकर कौन रोग हस्पिटाल एडमिशन था हस्पिटाल सेटअप आईसीयू सेटअप रे जो कौन प्रकार कार्डिया प्रोब्लेम थाए जमी कहली लो ब्लड प्रेशर हो लो हार्ट रेट हो ब्राडिकार्डिया हो कौन हाइपोक्सिया जो रोच सीओपीडी एनी रेस्पिरेटरी पेसेंट जो मानू ऑलरेडी हाइपोक्सिक स्टेट था सैचुरेशन लेवल लो सब रही है तो सही मानक दे आर मोस्ट वल्नरेबल आउ जोड़ा कहती जो मैंने यंग क्षेत्र में आम कह जो मैंने इंटॉक्सिकेटेड हो गले सीवियर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सीवियर टाइप ऑफ एनी ड्रग्स अब्यूज जो से क्षेत्र भी हो पारे एक्सीडेंट केस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी से गोटे भी मेजर कज रोचे यंग मान क्षेत्र में कजेस देखा एंड ड्रग ओवरडोजेस रोची ड्राउनिंग जोटा कहली हठात पानी रे बुड़ी जीवा कि समय धरी सेटा भी गोटे कज स्ट्रांगुलेशन जो गोटे दौड़ी दे दूसरी कि जो मैंने सुइसाइड स्ट्रांगुलेशन दैट इज ऑल्सो मेजर कजेस यंग मान क्षेत्र होची ओल्ड एज जैसे मुझे कहली कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम्स रोची तेणु कौन कारण जदि आम कैरोटिड वेसल्स ब्लॉकेज रोची अदर लॉट्स ऑफ कजेस आर देयर जदि कौन एनी टाइप ऑफ भास्कुलाइटिस एनी टाइप आर्थरोस्क्लेरोसिस इन द कैरोटिड वेसल्स तो ये सब ओल्ड एज कॉमन कज हो पारे सो देयर इज नो एज लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ एनी टाइम रे भी हमको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो पारे जदि कौन कजेस आम ब्रेन तो हाइपोक्सिया है कि ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई लैक है सर एमती कौन सी सिम्पटम्स अच्छी कि जोटार आम आगुआ चिन्हट करूँ कि एमती कंडीशन को स्पेसिफिक इंडिविजुअल पहुंची पारे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हूँ गोटे सडन इवेंट गोटे आम देखा माने आप जेकोसी आइदर ड्रग ओवरडोजेस कथा कहतु किंबा एडिक्शन कथा कहतु रेस्पिरेटरी कजेस कहतु कार्डियक कजेस कहतु सब सडन है किसी समय आम ब्रेन भितर ऑक्सीजन सप्लाई लैक हो गला तो होता है तो सेमिति किसी सिम्पटम्स तो आम कहीपरानी कि जानीपरानी तो प्रिलिमिनरी कौन देखा जाए मन कहतु गोटे कार्डियक पेसेंट तार कंटिन्यू आरिदमिया होची कौन टाइप ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन रोची आम देखुचे हार्टबिट स्लो रोचे देखे गोटा पेसेंट एनी ब्राडी धीरे धीरे होची हार्ट रेट 60-50-40 होची सेटा सब प्रिलिमिनरी सिम्पटम्स देखा जाए धीरे धीरे ऑक्सीजन लैक होची ब्रेन को तो आते सडन कार्डियक अरेस्ट हो गला पूरा सिस्टोल हो गला पल्स ईसीजी पूरा फ्लैट देखेदेला तो आम जानीगले कार्डियक अरेस्ट है ऑलरेडी टोटल लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो आम से सीपीआर कि एनी हाउ रिवाइव करने चेष्टा करूँ तेणु किंतु इनिशियली जो मैंने मन सीओपीडी रही था एजमेटिक पेसेंट रही निमोनिया पेसेंट जो रही ट्रॉमेटिक जमी मुझे कहली पेसेंट रही से क्षेत्र से देखेब धीरे धीरे माने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल तेणु ब्रेन हाइपोक्सिया हवा कौन मैंने आमको ब्लड हाइपोक्सिया भी से देखेदेव जे सैचुरेशन धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी आरंभ होला तो सही समय आम पेसेंट इंटुबेट कर वेंटिलेटर कर ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करा पड़ो यदि ब्लड ऑक्सीजन कमी जो देन ब्रेन हाइपोक्सिया डेभलप हम तो जिते फास्ट आम पेसेंट को रिवाइव करने चेष्टा करवा तो सिम्पटम्स तो आगुरी देखेबनी कि जिते लो हम आरंभ सैचुरेशन कमुची कि ब्राडी होती पेसेंट जदि ब्रेन हाइपोक्सिया डेभलप हो पेसेंट गोटा अल्ट्रासेंसोरी आसो बाउल चली कथबार्ता कर इडू सियाड़ू आबनर्माल सेंसेसन आसो आबनर्माल कथा तो यूँ आम जाने ब्रेन हाइपोक्सिया डेभलप है तब अलग छोट बहुत 3-4 मिनट धरी रहीगला हाइपोक्सिया आम जाने कि ब्रेन सेल माने डैमेज होगा आरंभ है तो पेसेंट मे भी गोटा कोमा को जापे वेस्टेज स्टेट को जापे कि मे भी अलग किसी कॉम्प्लिकेशन ब्रेन डेड भी हो पारे तो इनिशियल सिम्पटम्स कहवा गले जब मुझे कहली गोटे कन्फ्यूजन अल्ट्रासेंसोरियम रहा आबनर्माल मुवमेंट रहा ड्राउज गोटा पेसेंट गला तो ये सब गोटे इनिशियल सिम्पटम्स रहे परवर्ती स्टेज रे फिट्स आसो फिट्स देन वेजिटेटिव लॉकडाउन स्टेट मे भी कोमा स्टेज मे भी सेमी कोमा तो लास्ट स्टेज रे एटा ही लैंड करे बेसिकली हाइपोक्सिक स्टेज रे जिबा परे पेशेंट्स कर माने सर्वाइवल रेट केते था डिपेंड करे साधारणतः देखु माने हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी होची ब्रेन जो ऑक्सीजन लैक हो तेणु ब्रेन रो को पार्ट इनवॉल्वमेंट होची ता ऊपर डिपेंड करे साधारणतः गोटे ससेटेबल जगह होची हिपोकैम्पस गोटा ससेटेबल जगह टेम्पोरल लोब बासल गैंग्लिया सेरेबेलम यहाँ ब्रेन किसी पार्ट जो सब ससेटेबल एरिया जो हाइपोक्सिया ये सब पार्ट डैमेज हुआ
ତେଣୁ ଯଦି ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିପୋକାମ୍ପସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଲୋକର ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ବାସା ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ଆବନର୍ମାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ, ସେରେବ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ଆବନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରେମର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଲୋବ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ଆବନର୍ମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରେନ୍ର ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ବଡ଼ିର ଫଙ୍କସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ଆସେ। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ମେ ବି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ମନେକର ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି କି ଇନକେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଇଛି କି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ପେସେଣ୍ଟ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଗେ ସେ ପାର୍ଟଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ। ତେଣୁ ହାଇପୋକ୍ସିଆଟା ସେ ପାର୍ଟକୁ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେବ। ମନେକର ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ହେଇଛି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ହାଇପୋକ୍ସିଆ ଗଲା ତ ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେ ବି ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ବି ହେଇପାରେ। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଯଦି ଇନଫ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା କି ହ୍ୟୁମରେଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ହାଇପୋକ୍ସିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା ତ ପେସେଣ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲନେବୁଲ୍ ଜାଗା, ତ ସେଠି ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆମର ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଡେଥ୍ କହିବାନି ଅନଲେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଆରେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ହେଲେ ମେ ବି ପେସେଣ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ କିମ୍ବା ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ କି ସେମି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ କି କିଛି ଡେଫିସିଟ୍ ସେଟା ରହିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଦର ଇମେଜିଂ ଷ୍ଟଡି ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ମେଜର୍ କରିପାରିବା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଅଲଦୋ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ହେଇପାରେ, ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଇପାରେ, ଭେଜିଟେସନ୍କୁ ଯାଇପାରେ, କିଛିଟା ଡେଫିସିଟ୍ ରହିପାରେ। ତ ବହୁତ ଭ୍ୟାରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି। ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ହାଇପୋକ୍ସିଆ ବ୍ରେନ୍ ଗଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ରହିବ ସିକ୍ୟୁଲି କିମ୍ବା ଫର୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଇମେଜିଂ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ। सर ଆପଣ ଏଇନା ଯାହା ଆମକୁ ନଲେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି କିଛି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଇଭେନ୍ ହାଇପୋକ୍ସିଆ କଣ୍ଡିସନ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ସମ୍ ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଇନଟୁ ଅ କୋମା, କିଛି ସବକନ୍ସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ରୁହନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ଏଥିରୁ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବାନି ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଚାନ୍ସେସ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ମାନିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଲେ ମାନେ ଡେଥ୍ ଚାନ୍ସ କିମ୍ବା ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଚାନ୍ସ ଜିରୋ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବାନି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ହାଇପୋକ୍ସିଆରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ବି କହିପାରିବାନି। ତ 3-4 ମିନିଟ୍ ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନ୍ୟୁରନ୍ସ କିମ୍ବା ସେଲ୍ସ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ, ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁଲି ରହିଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ 6 months 1 year ଯାକେ ବି କିଛି ନା କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେ ଅଲୱେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ କି ଅଲୱେଜ୍ ଡେଡ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କି ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିକଭରି ସେଇଟା ବି କହିପାରିବାନି। ସାର୍ ତାହେଲେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା କି ଏ ରିକଭର କରିପାରିବା ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୋଲି? ହଁ ନିହାତି, କାହିଁକି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆରାମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା ବ୍ରେନ୍କୁ, ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଇସେମିଆ ହେଲା କି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରିଦମିଆ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେଜର କଜେସ୍ ରହୁଛି ବ୍ରେନ୍ ହାଇପୋକ୍ସିଆର କିମ୍ବା ହାଇପୋସିସ୍ଟେମିକ୍ ଏନକେଫାଲାଇଟିସ୍, ତ ସେଠି ଆମେ ସିପିଆର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ତାଠୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମେ ବି ସିପିଆର୍ କରି 10-12 ମିନିଟ୍ ପରେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରେନ୍ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ ଯେ ୱିଦିନ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସିପିଆର୍ଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଠୁ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମେ ବି ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିପାରିବ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରୁଛେ, ଯଦି ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ପେସେଣ୍ଟ ମେ ବି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି ନ ହେଇପାରେ, ଆରାମରେ ପେସେଣ୍ଟ ଫୁଲି ରିକଭରି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ କି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ମନେକର ଆମେ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରସନ୍ ତାକୁ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିସିଜର୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଦେଲେ, ଇସେମିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଇସେମିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିପ୍ଲେଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ, ତ ହୁଏତ କିଛି ବି ମାନେ ଡିଫିସିଟ୍ ନ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଟିକେ ଫର୍ଦର କରିକି ମେ ବି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି ନ ହେଇପାରେ। ସାର୍ ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ 2050 ରିହାବ୍ସରେ ବି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ ସର୍ଭ କରିଛୁ, वी हैव सीन मेनी हाइपोक्सिक पेशेंट्स आल्सो एंड विथ गॉड्स ग्रेस ସେମାନେ ରିକଭରି ବି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ। ସାର୍ ଯୋଉଥିରୁ କି ଆମେ ବହୁତଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ପେସେଣ୍ଟ ହଁ वी इफ वी
are doing something good and better in terms of physiotherapy and nursing care ଆମେ ତାକୁ recover କରି ପାରୁଛୁ। तो सर आइडियली माने ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ए पेशेंट ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ରିହାବିଲିଟେସନ ଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା? देखो ठीक कथा आपन कहले रिहाबिलिटेशन न्यूरो रिहाबिलिटेशनटा होची गोटे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी पेशेंट पे गोटे निहाती भाव में गोटे क्रिटिकल ट्रीटमेंट कहले किसी भूल हेनी दैट इज ऑल्सो ए माने पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट या मेन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट आम सीना हाइपोक्सिया करेक्शन करदेलु किंबा तार जहाँ ब्रेन डैमेज आम सीना से जिनस रिकवरी करदेलु किंतु जो सिक्युलिटा जमी मुझे कहती मे भी कार मेमोरी प्रोब्लेम हो पारे मे भी कार बिहेवियर प्रोब्लेम हो पारे कार अबनॉर्मल मूवमेंट हो पारे कार हेमिपेरेसिस हो पारे पैराथेरेसिस हो पारे क्वाड्रिप्लेजिया भी हो पारे तो ये जो रहीगला एनी टाइप ऑफ सेंसरी मोटर लैंग्वेज मेमोरी डेफिसिट तो सेटा ही रिहाब आसो ताकू माने कौन मेडिसिन से पूरा ठीक करदेव मेडिसिन वी हैव टाइम दो कि ब्रेन फंक्शनटा केमती स्मूथली चलो बट जो पार्ट डेफिसिट हो गला जो डेफिसिट हो गला फिजियोथेरापी जे क्रिटिकल पार्ट और क्रुशियल पार्ट तेणु रिहाबिलिटेशन फिजियोथेरापीटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट और खाली फिजियोथेरापी मेमोरी प्रोब्लेम अच्छी कॉग्निटिव थेरापी स्पीच डिस्टर्बेंस है क्या डिस्चार्जिया है स्लरिंग स्पीच है मे बी स्पीच थेरापी बिहेवियरल थेरापी तो बहुत किसी माने ग्रुप ऑफ थेरापी निहार दरकार ऑल्दो फिजिकल थेरापी फिजियोथेरापी इंटीग्रल पार्ट बट अलग थेरापी बहुत समय दरकार पड़ पाए एवं माने सेमिति किसी टाइम लाइन नहीं आम के शीघ्र स्टार्ट करवा एबे तो आजिकल कहते as soon as possible डे वन आप थेरापी स्टार्ट कर पेशेंट हाइपोक्सिक गला माने डे वन आप फिजिकल थेरापी कि फिजियोथेरापी स्टार्ट कर दिंतु तो बेटर तो फिजियोथेरापी बेटर कहे बट मु जानवर आम जिते शीघ्र फिजिकल थेरापी आरंभ करा आगु कहते 3 दिन प्रथम 7 डेज कहता 3 दिन भर स्टार्ट करगला एबे तो आम शुणु बहुत जगह फिजियोथेरापी निजे भी कहते इंटरव्यू कहते विदिन 1 डे सेम डे रे आम फिजियोथेरापी कहीं आसल आम जिते शीघ्र करवा बॉडी रिकवरीटा से शीघ्र हम और फिजिकली थेरापी खाली नुहे कि गोड़ हाथ स्ट्रंग हो फिजिकल थेरापी भी ब्रेन को डेवलपमेंट कराए कहीं आम जो एक्सरसाइज करुचे आमर किछिटा जो एक्सरसाइज करने द्वारा किछिटा प्रोटीन्स जो जमती कि कह जाए एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भास्कुलर ग्रोथ फैक्टर किछिटा ब्रेन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर किछिटा प्रोटीन्स रिलीज हुए जोटा कि ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम दिए तो लोक जो गोटे कन्फ्यूजन अच्छे खाली आम गोड़ हाथ स्ट्रंग कि स्ट्रेंथ आसे फिजियोथेरापी सहीटा नुहे फिजियोथेरापी कहते साधारणतः लंग मसल जो गोड़ आप एक्सरसाइज करेंगे सी कौन करे ना किछिटा केमिकल्स तैयारी करे जमी मुझे कहली भास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ब्रेन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर से ब्रेन डेवलपमेंट काम दिए जब ब्रेन भी हाइपोक्सिया इंजुरी थी कि इस्केमिक इंजुरी थी से भी न्यूरन्स गुड़ा माने रिजेनेट करवा कि न्यूरन्स गुड़ा भी ठीक होगा आरंभ हो तो फिजिकल थेरापी जो इंपोर्टेंट फैक्टर और as soon as possible कह जाऊँ कि as soon as possible आप स्टार्ट करूँ मे भी मो मतरे डे वन स्टार्ट करदेटा भी भल हम आउ गोटे जिनस आम देखीचु मोस्टली जी पेशेंट्स को आम एनकाउंटर भी करूँ फैमिली मेंबर्स को परसेप्शन गोटे थाए बेस के 2 मास होगला 3 मास होगला किसी रिकवरी होनी आम यहाँ करे कि मे बी किसी फायदा ही नहीं आम पेशेंट बोधे सब एमती रहिबो बट सर एक्चुअली कौन सत सिनारियो सेटा 1 month ru 1 year माने आम साधारणतः कहू से दिन लगे गोटा रिकवरी हवा लगे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी रू कि हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफालोपैथी रिकवरी हवा लगे बेले बेले ओल्ड एज मे भी 2 year मे भी 3 year मु तो पेशेंट देखी 7 वर्ष पर रिकवरी होती पेशेंट 7 वर्ष 13 वर्ष भी आम देखीचे फिल्म मान आप देखुवे के रिकवरी होती आम यहीटा कहीपर जे जो पेशेंट 1 month भितर रिकवरीटा देखई दिए सी शीघ्र रिकवरी कर तेणु 1 month भितर रिकवरीटा हूँ आम गोटे गोल्डन रिकवरी डिपेंड कर लोक एवं प्रायतः मैक्सिमम केसेस रे 6 months to 1 year भितर आसे आप जो 2-3 मास रिकवरी आशा करें दैट इज भूल 6 months ru 1 year भितर मैक्सिमम पेशेंट रिकवरी कर जाती आउ जी 6 months भितर रिकवरी न हो पाला ता कैसे चांस कम जो से फर्दर आगे रिकवरी करेंगे 6 months भितर 70-80% रिकवरी हो जाए आउ जो 20-30% हो जाए सी लंग टर्म लगे आउ सेटा भी मे भी न हो पारे तेणु डिपेंड करुच्ची केते समय आप हाइपोक्सिया जाइछंती को ट्रीटमेंट पाई किछिटा प्री एक्जिस्टिंग ब्रेन डिजीज थिलानी मन आप स्ट्रोक होती ट्यूमर होती आप हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी होती तो निहाती रिकवरी स्लो हम कि आप ब्रेन डिजीज किसी ना आप एनी कार्डियक इश्यू रेस्पिरेटरी इश्यू हाइपोक्सिक इंजुरी होती ब्रेन में तो सेटा शीघ्र रिकवरी कर बहुत किसी मेटाबॉलिक एनकेफालोपैथी शीघ्र रिकवरी कर जाए तेणु जदि प्री एक्जिस्टिंग ब्रेन डिजीज अच्छी कि कौन प्री एक्जिस्टिंग कोमोर्बिडिटी अच्छी ओल्ड एज लोक
ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିକଭରି ସମୟ ଲାଗିବ। ୟଙ୍ଗ ଲୋକ କୌଣସି କୋମରବିଡ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ରେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ନାହିଁ, ଏନି ଆଇସିୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ହାଇପୋକ୍ସି ବ୍ରେନ୍ ତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି କରିଯିବେ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ହାଇପୋକ୍ସିଆରେ, କି ସେଟା ପ୍ରି ବ୍ରେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମୋrbid ଅଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକି ମାସେ ପରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବେ, ଘରେ ଯାଇ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାନି ମାସେ ପରେ, ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ରେନ୍ ତ ଆହୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ପାରାଲିସିସ୍, ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ସ୍ପାଷ୍ଟିସିସ୍ ଫାଷ୍ଟିସିସ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିବଣି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିବଣି। ତାପରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିକି ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ କୋମୋରବିଡିସ୍ ରହୁଛି, ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେଇଟା 6 month 1 year ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାଟା। ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲାଇକ୍ ହାଇପୋକ୍ସିଆରୁ ରିକଭର କଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ପୁଣି ନିଜକୁ ସେମିତି ରିୱାୟାର କରିପାରେ, ମାନେ ଦୋ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ ହେଲେ ବି ବେଟର ଅଫ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ର ରିଜେନେରେଟିଭ୍ କାପାସିଟି ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆଉ ବହୁତ କମ୍। କାହିଁକିନା କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଥାଏ ଯାହାର ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ରିଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତି, ରିକଭରି କରନ୍ତି। ଲିଭର ହେଲା, ସ୍କିନ୍ ହେଲା, ସେ ଆଜି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ ରିଜେନେରେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ରିଜେନେରେସନ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସାଧାରଣତଃ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ। କିଛିଟା ଡେଭଲପ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁରୋନାଲ୍ ରିଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ। ଫିଜିଓଥେରାପି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଅଛି। କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଥେରାପି ଏ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ଟା ରିଜେନେରେସନ୍ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ସିକ୍ୟୁଲି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବନର୍ମାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିଜର ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ହେମିପ୍ଲେସିସ୍ ହେଲା, କି ପାରାପ୍ଲେସିସ୍ ହେଲା, କି କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିଆ ହେଲା। ପ୍ଲେଜିଆ କଥା କହୁଛି, ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ହେମିପ୍ଲେଜିଆ ହେଲା, ପାରାପ୍ଲେଜିଆ, କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିଆ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଆଟ୍ରୋଫି, ମସଲ୍ ଆଟ୍ରୋଫି ହେଲାଣି, ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିପାରିବେନି, କି କଲେ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଆସିବନି, ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି। ତ ଯଦି ପ୍ଲେଜିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆଇସିୟୁ ରହିଗଲାଣି, ହାଇପୋକ୍ସିଆ ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ରିକଭରି ହେଉନି, ବହୁତ ଦିନ ଆଇସିୟୁ ରହି ତା କ୍ରିଟିକାଲନେସ୍ ନ୍ୟୁରୋମାୟୋପାଥି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆଇସିୟୁ ଷ୍ଟେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟେ, ପ୍ଲେଜିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି, ମସଲ୍ ଆଟ୍ରୋଫି ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, ନ ବି ହେଇପାରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିକଭରି ନ ବି ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାନେ ରିକଭରିଟା ହେଇଯାଏ ସାଧାରଣତଃ। ତେଣୁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଜିବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆମର ପାରାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏନି। ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ବାସାଲ୍ ଗାଙ୍ଗ୍ଲିଆ ସେରେବ୍ରମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିମ୍ବା ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିମ୍ବା ବିହେଭିୟରାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯେଉଁଟା ରିକଭରି ହେଇପାରେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଥା ସେଇଟା ବେଶୀ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହାଇଲି ସସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା ରିକଭରି ବି କରିଯାଆନ୍ତି। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଚାହିଁବି ଏଲାବୋରେଟଲି, ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଦେୟାର ବି ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା, ଯୋଉଟା ବେସିକାଲି ଇଫ୍ a patient is reaching you at the very right time and ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା କରିଲା ପରେ when a patient reaches a rehab, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ, like how effective and how important and vital it is, I want you to explain that in a nutshell, sir. ମୁଁ ତ କହିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଫିଜିଓଥେରାପି ରିହାବିଲିଟେସନ୍, ତ ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କହିବାନି। ମୁଁ ତ ପେସେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ କହେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି କିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଟ ଥାଏ।
ଅଦୋ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଜଣେ ବେଟର କହେ ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି, ଫିଜିଓଥେରାପି, ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପି, ବିହେଭିୟର ଥେରାପି, କଗ୍ନିଟିଭ ଥେରାପି, ସ୍ପିଚ ଥେରାପି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଲଟ୍, ଇଭିଂ ଗେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବାଲାନ୍ସ ଥେରାପି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଥେରାପି ଦରକାର କିମ୍ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଟଅପ୍ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ତାପରେ ମେ ବି 7 days 10 days ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁ पेसेंट इम्प्रुवमेंट भी हो पारे मन कर हाइपोक्सिया हो जाए तो पेसेंट माने वेंटिलेटर विड्र हवा डिफिकल्ट हो पाए से केस आम ट्राकियोस्टोमी करूँ ट्राकियोस्टोमी कले ही आम वेंटिलेटर विड्र करूँ बहुत समय देखो पेसेंट ट्राकियोस्टोमी होता है गोटे वेजिटेटिव सेमी कोमा स्टेज था हाथ गोड़ मुवमेंट किसी न थाए सेठी इंपोर्टाट कौन मेडिसिन आप ठीक करेंगे सेठी इंपोर्टाट हूँ आप थेरापी रिहाबिलिटेशन सेटा हूँ मेन जिनस और समय लगे ट्राकियोस्टोमी बहुत समय देखी हाइपोक्सी ब्रेन इंजुरी पेसेंट ओल्ड एज जदि किसीटा स्ट्रोक फोक पेसेंट किसीटा ब्रेन इंजुरी थी आगु तो सही केस कौन से ट्राकियोस्टोमी दरकार पड़े प्राय 70 to 80% केस ट्राकियोस्टोमी दरकार पड़े कहीं से शीघ्र एक तो कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट गोटा पेसेंट रही ब्रेन हाइपोक्सिया एमती सेंसर भी इम्प्रूव हो पार नमती कार्डियाक रेस्पिरेशन फंक्शन भी से मेंटेन हो पाए ब्रेन जदि डाउन हो रहा से तो आप रेस्पिरेटरी ड्राइव तो से बढ़ेबनी तो आप केमती रेस्पिरेशन ने रेस्पिरेशन न नहीं पारे बाध्य आमको वेंटिलेटर रखा पड़ो आप लंग टर्म वेंटिलेटर रखिए इंटुबेशन करेंगे से वेंटिलेटर आक्वाड इन्फेक्शन हम निमोनिया हम सी गोटा कम्प्लिकेशन हम तेणु आम चेष्टा करूँ आसुना 7 to 10 days वेंटिलेटर विड्रो करने तो सेठी गोटे ही आसा ट्राकियोस्टोमी ट्राकियोस्टोमी केयर केमती करें आप एगेन रिहाबिलिटेशन जावाक पड़े ट्राकियोस्टोमी केयर करा लगी तेणु खाली जे घसा घसी एक्सरसाइज फिजियोथेरापी सहीटा नुहे लंग प्रोटोकॉल रोचे गोटे हाइपोक्सी ब्रेन पेसेंट कौन ट्रिटमेंट कर से जिनसा दरकार और दैट इज द इम्पोर्टाट पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट जोटा आम न्यूरो रिहाबिलिटेशन कहूँ। I would want you to give a message to all the families who are actually facing this issue with any of their family members and they have a hypoxic patient at their place and ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ patient को support କରିପାରିବେ। साधारण पब्लिक मान गोटे सिंपल भाषा रे मु बुझाऊ चाहूँ दीपद कहबी जे केवल हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी पेसेंट होती एनी टाइप ऑफ ब्रेन इंजुरी पेसेंट से आप हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी हो एसडीएच हो एसएच हो स्ट्रोक हो इसेमिक इन्फ्राक्ट हो मेनिंजाइटिस हो एनकेफालाइटिस हो ब्रेन ट्यूमर हो एनी ब्रेन डिजीज पाई आमर रिहाबिलिटेशन फिजियोथेरापी इज द मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट और कहवाक गले किसी रोग पाई इज द इम्पोर्टाट पार्ट आपणकर ब्रेन छाड़देला न्यूरोपैथी हो मायोपैथी हो स्पाइनल प्रोब्लेम्स हो जीबीएस हो थेरापी हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट जिनस तो जो लोक मान मन धारणा अच्छे जे आम खाली ट्रिटमेंट कले भल होटा भूल धारणा ट्रिटमेंट सहित मेडिसिन सहित इंजेक्शन सहित फिजियोथेरापी एक्सरसाइज और अन्य जहाँ मोड्स ऑफ थेरापी अच्छी सेटा बहुत इंपोर्टाट आपण मन से भूल धारणा भ्रांत धारणा काढ़ू जे फिजियोथेरापी गले से खाली घसा घस कर छाड़ दौरान जोटा आम देखुँ प्रतिदिन ओपीडी आम कहते भूल धारणा और सेटा करने द्वारा कौन होता है सेटा तो आम डिस्कसन कले जदि आप देखिए जदि मेडिसिन आपको जहाँ इम्प्रूवमेंट लगुच बहुत जगह फिजियोथेरापी कले ता इम्प्रूवमेंटा 2 गुण हो तेणु बहुत रोग मेडिसिन रोल कम हो पाए मेडिसिन में गिव यू 50 to 60% इम्प्रूवमेंट बट अनदर 50 to 40% इम्प्रूवमेंट विल बी डन बाय फिजियोथेरापी रिहाबिलिटेशन बहुत जगह अच्छी जीबीएस गोटे रोग न्यूरोपैथी जीबीएस गोटे रोग आम आईवीआई पेसेंट छाड़देलु प्लाज्मा को छाड़देलु किंतु इम्प्रूवमेंट हम फिजियोथेरापी तार किसी मेडिसिन ना ओनली 2टा मेडिसिन किंतु इम्प्रूवमेंट हम ही थेरापी तेणु बहुत किसी ब्रेन स्पाइनाल एवं पेरिफेरल नर्व डिजीज रोचे इवन मु गोटे ग्रॉस टर्म कह न्यूरोलॉजिकल डिजीज रे फिजियोथेरापी और रिहाबिलिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट तेणु से धारणा लोक मान मन भूल धारणा काढ़ू एवं जिते शीघ्र डाक्तर परामर्श हिसाब से स्नायु रोग विषय परामर्श हिसाब से निजर ट्रिटमेंट करे नहीं आप यथाशीघ्र फिजियोथेरापी और रिहाबिलिटेशन आरंभ कराटा निहाती आवश्यक। सर आप जहाँ भी पीस ऑफ इनफॉरमेशन हमको देते आज आई एम श्योर से बहुत बहुत लोक हेल्पफुल हम सर आमको एत टाइम देवाई थैंक यू सो मच सर थैंक यू।